तो सबसे पहले हमने इंस्ट्रक्शन को रीड करना है। चूज वन वर्ड ओनली, दैट मीन्स हमने सिर्फ वन वर्ड को लिखना, मोर देन मतलब वन वर्ड से ज्यादा आप आंसर नहीं लिख पाओगे। यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। डिमांड के अकॉर्डिंग ही आपने उसको लोकेशन पर लोकेट करना, आपने वहां पर जाकर अपने आंसर को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखो मेरा कीवर्ड क्या है, 2.5 किलोमीटर। ऑब्वियसली इससे नीचे ही मेरा आंसर होगा। तो इफ यू रियली वांट टू सेव योर टाइम, आपने कीवर्ड्स के थ्रू आपने उसको पढ़ना। अगर आपने पूरा शुरू से पढ़ना, वो आपके विश है, आप वो भी कर सकते हो। Hello everyone, welcome to Elevation. I hope you all are preparing for your IELTS and in the previous videos हमने रीडिंग के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज अगेन हमने जो रीडिंग के ऑलरेडी पार्ट हमने डिस्कस किया, हमने उनको और डिटेल में डिस्कस करना। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है ब्लैंक्स के बारे में। ठीक है, चलिए अच्छा, ब्लैंक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं किया तो मेक श्योर कीजिए कि हमारी ब्लैंक्स से रिलेटेड जो प्रीवियस वीडियो आप उसको भी एक बार जरूर देखिए। अब ब्लैंक्स जब आपके पास वन वर्ड ब्लैंक्स आती है, हमने उसका कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, आपने जस्ट नॉर्मल से इसका ध्यान रखना कि सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शन को रीड करना होता कि वहां पर वन वर्ड लिखा है, टू वर्ड लिखा है या थ्री वर्ड लिखा है। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद फिर आपने अपने जो क्वेश्चन होता है उसके कीवर्ड को क्या करना होता है, हाईलाइट करना। हाईलाइट करने के बाद अपने पैसेज में फिर वहां पर जाकर अपने इंफॉर्मेशन से अपने आंसर को लोकेट करना। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शन को रीड करना है कि इंस्ट्रक्शन में लिखा क्या है, किस चीज के बारे में उसकी बात हो रही है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमने इंस्ट्रक्शन को रीड करना है। चूज वन वर्ड ओनली, दैट मीन्स हमने सिर्फ वन वर्ड को लिखना, मोर देन मतलब वन वर्ड से ज्यादा आप आंसर नहीं लिख पाओगे। ठीक है, चूज वन वर्ड ओनली फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर, हर आंसर के लिए आपने वन वर्ड को लिखना है। राइट योर आंसर्स इन बॉक्सेस 1 to 6 ऑन योर आंसर शीट, तो आपने 1 to 6 में ऑब्वियसली अपना आंसर लिखोगे। ठीक है, चलिए अब जो हमारा आज का क्वेश्चन है, सबसे पहले हमने उसकी डिटेल को पढ़ लेना। यूफिंगटन व्हाइट हॉर्स, हॉर्स के बेसिस पर हमारा जो पैसेज है पूरा उसके बेसिस पर है। अब सबसे पहले हमने कीवर्ड्स को हाईलाइट करना। द लोकेशन ऑफ द यूफिंगटन व्हाइट हॉर्स, कहते जो यूफिंगटन व्हाइट हॉर्स है उसकी लोकेशन के बारे में बात चल रही है। ठीक है, अब फर्स्ट में क्या लिखा है, अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर फ्रॉम यूफिंगटन विलेज। सबसे पहले बता दिया कि ये जो डिस्टेंस है हॉर्स का वो 2.5 किलोमीटर है यूफिंगटन विलेज से। फिर अब हमारा कीवर्ड क्या है, नियर एन एंशियंट रोड नोन एज द डैश। कहते हैं ये जो उसकी लोकेशन है ना, एक एंशियंट रोड है जिसको ये नेम दिया, तो हमने जो रोड है हमने उसके नेम को फाइंड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो मेरा कीवर्ड क्या है, 2.5 किलोमीटर। ऑब्वियसली इससे नीचे ही मेरा आंसर होगा। तो इफ यू रियली वांट टू सेव योर टाइम, आपने कीवर्ड्स के थ्रू आपने उसको पढ़ना। अगर आपने पूरा शुरू से पढ़ना, वो आपके विश है, आप वो भी कर सकते हो। बट इफ यू रियली वांट टू सेव योर टाइम, आई सजेस्ट कि आपने कीवर्ड्स के थ्रू उस पर लोकेट करना आंसर को। ठीक है, चलो अब देखो, अच्छा अगर 2.5 किलोमीटर लिखा तो अगर वर्ड्स में देखो तो 2.5 को लोकेट करना इजी होता है, वर्ड में से नंबर को ढूंढना इजी होता है। तो मेरे को 2.5 किलोमीटर यहां पर मिल गया, तो दैट मीन्स ये वाली लाइन से हम शुरू करेंगे। अब देखिए द हॉर्स इज सिचुएटेड 2.5 किलोमीटर फ्रॉम यूफिंगटन विलेज। कहते हैं ये जो हॉर्स होता है ये 2.5 किलोमीटर दूर है फ्रॉम यूफिंगटन विलेज। यही बात उसने लिखी है, डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर फ्रॉम यूफिंगटन विलेज। ठीक है, अब ये कोई एंशियंट रोड है जिसका हमने नेम ढूंढना है, राइट। The horse is situated 2.5 kilometer from Uffington village on a steep close to the late bronze age। कहते हैं कोई ऐसी मतलब प्लेस है जो कि क्लोज है लेट ब्रॉन्ज एज। ठीक है, 7th century BCE। हिल फोर्ट ऑफ यूफिंगटन कासल, एक कासल है ना, बट यहाँ पर तो रोड की बात है, दैट मीन्स तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, हिलफोर्ट ऑफ यूफिंगटन कासल एंड बिलो द रिजवे। रिजवे के कहते बिल्कुल नीचे, बिलो है, और रिजवे है क्या है, अ लॉन्ग डिस्टेंस नियोलिथिक ट्रैक। और ये क्या है, एक ट्रैक है। ट्रैक मतलब ये वहां पर एक क्या है, रोड है ना। तो यहाँ पर उसने बता दिया कि बिलो द रिजवे, रिजवे के पास ही है, और रिजवे क्या है, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैक है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, रिजवे। नियर एन एंशियंट रोड, तो ये रिजवे क्या है, ट्रैक है, रोड है, जिसको हमने नेम बता दिया रिजवे। देयरफॉर हमारा फिर आंसर यहाँ पर क्या होगा, रिजवे। ठीक है, चलिए
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, डेटिंग द यूफिंगटन व्हाइट हॉर्स, कहते हैं जो व्हाइट हॉर्स है उसकी डेट्स के रिगार्डिंग की वो मतलब किस टाइम में उसकी मतलब एग्जिस्टेंस थी, ठीक है। फर्स्ट रेफरेंस टू व्हाइट हॉर्स हिल अपीयर्स, कहते हैं जो व्हाइट हॉर्स हिल का फर्स्ट रेफरेंस था, इट अपीयर्स इन डैश फ्रॉम द 1070s, कहते जो 1070s टाइम में था उस टाइम में हमें अपीयरेंस इसकी मिली थी किसी चीज में। अब हमें नहीं पता कि किससे हमें इसकी अपीयरेंस का पता चलता, तो हमने सीरीज को ढूंढना कि सीरीज की बात कहां पर है। पैसे मैंने आपको पहले बोला था जब हमारे पास सीरीज होती है या फिर कुछ नंबर होते हैं तो उसको फाइंड करना हमारे लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, ठीक है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप लिखोगे तो अपने वर्ड्स एंड नंबर को अच्छे से ध्यान में रखना। बट अगर आप शुरू से पढ़ना चाहते हो इट्स योर विश, बट हमने अब मेरे को 1070s यहाँ पर मिल गई तो मैं यहां से स्टार्ट कर सकती हूँ, ठीक है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अ हॉर्स एट यूफिंगटन, ये देखिए द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अ हॉर्स एट यूफिंगटन इज फ्रॉम द 1070s। सी When White Horse Hill is mentioned, कहते जो White Horse Hill था उसको कहते mentioned किया था, ठीक है। दैट मीन्स उसको वहां पर उसके बारे में लिखा था, उसको mention किया था इन डॉक्यूमेंट्स। किसमें mention किया था, डॉक्यूमेंट्स में, फ्रॉम द नियर बाई एबी ऑफ अबिंगटन। तो कहते जो फ्रॉम द नियर बाय एबी, तो कहते हैं जो डॉक्यूमेंट्स है वहां पर उसमें डॉक्यूमेंट्स में व्हाइट हॉर्स के बारे में क्या किया था, मेंशन किया था। अब यहां पर क्या लिखा है, व्हाइट हॉर्स हिल अपीयर्ड इन डैश, कि जो व्हाइट हॉर्स हिल था उसको किस चीज में, उसकी अपीयरेंस से हमने जज किया था। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, आवर आंसर वुड बी क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। व्हाइट हॉर्स हिल अपीयर्स इन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 1070s, तो यहाँ पर लिखा है उसको मेंशन्ड किया गया है डॉक्यूमेंट्स में, है ना। तो देयरफॉर आवर आंसर वुड बी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर वहां पर क्या होगा, आवर आंसर वुड बी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। चलिए आपने कुछ नहीं मतलब ज्यादा आपको इसमें डिफिकल्ट कुछ करने की मतलब नीड नहीं है। यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। डिमांड के अकॉर्डिंग ही आपने उसको लोकेशन पर लोकेट करना, आपने वहां पर जाकर अपने आंसर को फाइंड करना है, ठीक है। चलिए अब डेटिंग ही चल रही थी, अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, हॉर्सेज शोन ऑन कॉइन्स फ्रॉम द पीरियड 100 BCE, ठीक है, 1 BCE आर सिमिलर इन अपीयरेंस। सो दैट मीन्स उन्होंने बोला कि जो हॉर्सेस को कहते हैं कॉइन्स पर देखा गया था 2 पीरियड की, वो ना सेम उनकी अपीयरेंस थी। अब उसके बाद उसने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ द सराउंडिंग डैश, कहते हैं किसी चीज का एनालिसिस हुआ था सराउंडिंग का। अब हमें नहीं पता कि किसकी सराउंडिंग था, तो कहते जो सराउंडिंग का एनालिसिस हुआ था, द हॉर्स इज लेट ब्रॉन्ज एज एंड अर्ली आयरन एज, कहते उस सराउंडिंग से जो उसका एनालिसिस था हमें पता चला था कि जो हॉर्स था वो लेट ब्रॉन्ज एज से रिलेट करता है। अब हमने वही चीज को वहां पर फाइंड करना है, ठीक है। चलिए अब लास्ट जो हमने इसको लीव कहां पर किया था, हमने 1070 से हमने इसको पढ़ा था, आगे हम इसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ड्यू टू द सिमिलैरिटी, अब देखिए यहाँ पर सिमिलैरिटी लिखा है, हमने यहाँ पर भी क्या पढ़ा था, जब हमने फर्स्ट पढ़ा था तो वहां पर हमने लिखा था कि वो सिमिलर थे, यहाँ पर वर्ड यूज किया सिमिलर, वहां पर वर्ड क्या यूज किया है, सिमिलैरिटीज, ठीक है। ड्यू टू द सिमिलैरिटीज ऑफ द यूफिंगटन व्हाइट हॉर्स टू द स्टाइलाइज्ड डिपिक्शंस ऑफ हॉर्सेज ऑन 1st century, तो कहते हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटी थी। इट हैड बीन थॉट दैट द क्रिएचर मस्ट ऑल्सो डेट टू दैट पीरियड, तो उनको लगा था अगर दोनों में सिमिलैरिटी है मे बी क्रिएचर सेम डेट का है, बट कहते हाउ एवर उस सिचुएशन में क्या हुआ, इन 1995 ऑप्टिकली स्टिम्युलेटर ल्यूमिनेंसेस, जिसको कि OSL बोला गया था, टेस्टिंग थी, एक टेस्टिंग थी। टेस्टिंग वाज कैरिड आउट बाय द ऑक्सफोर्ड आर्कियोलॉजिकल यूनिट, तो कहते हैं जो ऑक्सफोर्ड की आर्कियोलॉजिकल यूनिट थी उन्होंने एक टेस्टिंग की थी, ठीक है। अब उस टेस्टिंग किस पर की थी, टेस्टिंग हुई थी ऑन सॉइल, सॉइल क्या होती है, मिट्टी, तो कहते हैं मिट्टी पर टेस्टिंग हुई थी फ्रॉम 2 ऑफ द लोअर लेयर ऑफ द हॉर्सेस बॉडी, जो हॉर्स की बॉडी की 2 लेयर्स थी उसमें उससे जो मिट्टी थी उस पर रिसर्च हुई थी, है ना। अब यहाँ पर हमने देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ द सराउंडिंग डैश, अब किसकी सराउंडिंग हुई थी एनालिसिस, तो जो सराउंडिंग थी वो क्या थी, सॉइल, मिट्टी पर जो थी उस पर उन्होंने रिसर्च की थी, है ना। तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर सॉइल हो सकता है, ठीक है। बट हमने ये कहां पर लिखा कि
लेट ब्रॉन्ज एज था, ये बात उसने नीचे बोली है, ठीक है। एंड द रिजल्ट शोड इट हैड लेट ब्रॉन्ज एज और अर्ली आयरन एज ओरिजिन, तो इससे पता चलता है कि वो लेट ब्रॉन्ज एज में रिलेट करता था। देयरफॉर हमारा आंसर यहाँ पर किस पर हुई है, मेन हमने ये ढूंढना कि रिसर्च किस पर हुई, रिसर्च हुई है हमारी सॉइल पर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या होगा, आवर आंसर वुड बी सॉइल, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम हमने कीवर्ड्स को हाईलाइट करना, हाईलाइट करने के बाद हमने आंसर्स को फाइंड करना है, ठीक है। चलिए पॉसिबल रीजंस बताने, पॉसिबल रीजंस फॉर द क्रिएशन ऑफ द यूफिंगटन व्हाइट हॉर्स, कहते जो यूफिंगटन व्हाइट हॉर्स है पॉसिबल क्या के रीजन है उसकी क्रिएशन की, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट में क्या लिखा है, एन एम्बलम टू इंडिकेट लैंड ओनरशिप। एम्बलम होते सिंबल, कहते ये जो व्हाइट हॉर्स था इसको माना जाता है कि आप लैंड ओनरशिप है, आपके पास जो मतलब जो भी जमीन है आप उसके ओनर हो। सेकेंड में क्या लिखा है, फॉर्म्ड पार्ट ऑफ एन एंशियंट रिचुअल, वो एक एंशियंट रिचुअल का कहते पार्ट थे। नेक्स्ट में क्या लिखा है, इट वॉज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉडेस, कहते एक गॉडेस एक गॉडेस की रिप्रेजेंटेशन करता था, जिसको क्या बोला गया था, इपोना, एसोसिएटेड विद प्रोटेक्शन ऑफ हॉर्सेस एंड डैश, कहते गॉडेस थी जिसका नेम था इपोना, और इस गॉडेस को हॉर्सेस की प्रैक्टिस और किसी चीज की और चीज के लिए उसको यूज किया जाता था। अब हमने ढूंढना है कहां पर गॉडेस की बात कहां पर है, जहां पर गॉडेस की बात होगी ऑब्वियसली हमारा आंसर हमें वहीं से आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमने गॉडेस से शुरू कर देना। अब अगर हम देखें, देखो I'm going to repeat this thing again. If you really want to save your time, आप keywords के थ्रू जाओ। अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हो शुरू से, आप पूरा भी पढ़ सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। बट इफ यू फील कि नहीं अभी मेरे को अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मैंने अपना टाइम सेव करना है, मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, देन आई थिंक इट्स बेटर कि आप कीवर्ड्स के थ्रू उस पर जाइए, ठीक है। चलिए अब हम यहां से शुरू करते हैं। सम रिसर्चर कहते कुछ ऐसे रिसर्चर्स थे, दे सी द हॉर्स एज रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। अब देखो कुछ रिसर्चर थे, उन्होंने देखा कि ये जो हॉर्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्टिक हॉर्स, एक हॉर्स को कर रहा था, गॉडेस इपूना, इपूना जो गॉडेस थी है ना, मेरे को मिल गई, कहते उसको रिप्रेजेंट करता है। Who was worshipped as a, जिसको worshipped किया उसको माना जाता था as a protector of, वो किसका प्रोटेक्टर थी, वो हॉर्सेस की, ठीक है। So she was known as a protector of horses। अब यहाँ पर लिख दिया protection of horses and, और वो किसका सिंबल थी, she was a protector of horses and for her association with fertility, और उसको किसके साथ एसोसिएट किया गया था, fertility, ठीक है। फर्टिलिटी क्या होता है, ग्रोथ के साथ। तो प्रोटेक्शन तो लिखा है कि शी वॉज अ प्रोटेक्टर ऑफ हॉर्सेज, है ना। अब क्वेश्चन में भी यहाँ पर ये चीज उन्होंने लिख दी है कि शी वॉज एसोसिएटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ हॉर्सेज, हॉर्सेज की प्रोटेक्शन के साथ ही, प्लस वो किसके साथ एसोसिएटेड थी, विद द फर्टिलिटी। तो प्रोटेक्शन मिल गई, देयरफॉर आंसर वुड बी, मेरा उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, हाँ जी हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, आवर आंसर वुड बी फर्टिलिटी। क्लियर हो गया। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा होता नहीं एग्जाम में, मोस्टली वन वर्ड जो ब्लैंक्स होती है वो हमेशा सीक्वेंस में आती है। अब ये ब्लैंक्स हमने स्पेसिफिकली रखी ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपने जो प्रीवियस पढ़ा कि आपको पता चला आपने उसमें क्या पढ़ा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इट कैन बी ट्रिकी नहीं है, बट इसमें थोड़ी सी लोकेशन को हमने चेंज कर दिया, ठीक है। चलिए रीजंस वही है, क्वेश्चन वही था कि पॉसिबल रीजंस बताने हैं, किसके रिगार्डिंग बताने हैं, फॉर द क्रिएशन ऑफ यूफिंगटन व्हाइट हॉर्स, कहते जो यूफिंगटन व्हाइट हॉर्स था उसकी क्रिएशन की कौन कौन सी रीजन थे। अब देखिए यहाँ पर एक उसने बोला है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, कहते फॉर्म्ड वाइल अ ब्रॉन्ज और आयरन एज डैश, कहते उसको बनाया गया था ब्रॉन्ज या फिर आयरन एज के कुछ डैश में। हमने ढूंढना कि ब्रॉन्ज एज ढूंढना हमने आयरन एज को, ठीक है। फॉर्मेशन में हम इसको कहां पर पढ़ रहे थे, तो हमने ढूंढा कि फॉर्मेशन में हमने इसको कहां पर पढ़ा था। आई सपोज हमें अगर हम फर्स्ट से शुरू कर लेते ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। चलो द लेटर एंड ऑफ दिस डेट रेंज वुड टाई द carving of the horse in with occupation of the nearby Ufington hill fort, indicating that it may represent a tribal emblem। तो कहते हैं इससे हमें पता चलता है कि जो हॉर्स है वो ट्राइबल एम्बलम की तरह, मतलब एक ट्राइब जो होते हैं उनको कहते हैं रिप्रेजेंट करता है। मेकिंग द लैंड ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ द हिल फोर्ट, जिससे पता चलता है कि जो जमीन होती है जो वहां के लोग हैं हिल फोर्ट के, उनको बिलोंग करती है।
ऑल्टरनेटिवली द कार्विंग में हैव बीन कैरिड आउट ड्यूरिंग, कहते जो कार्विंग थी उसको कब कैरिड आउट किया गया था, हम यहाँ पर भी डेट ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर वर्ड यूज क्या, देखिए यहाँ पर उसने क्या वर्ड यूज किया है, ऑल्टरनेटिवली द कार्विंग में हैव बीन कैरिड आउट, यहाँ पर वर्ड यूज किया उसको कैरिड आउट किया है। यहाँ पर क्या लिखा उसको फॉर्म्ड, कि उस चीज को बनाया कब है, तो कहते हैं द कार्विंग में हैव बीन कैरिड आउट ड्यूरिंग अ ब्रॉन्ज और आयरन एज रिचुअल, उसको कहते हैं ब्रॉन्ज या फिर कोई आयरन एज रिचुअल के थ्रू बनाया होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर्म्ड वाइल ब्रॉन्ज तो ऑलरेडी गिवन है तो वो लिखा है यहाँ पर, है ना, आयरन एज भी लिखा है, तो आयरन एज के साथ वो क्या चीज है, ब्रॉन्ज और आयरन एज रिचुअल। देयरफॉर हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, आवर आंसर वुड बी रिचुअल। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही हो, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना है और हमने देखना है कि इसमें हमारा आंसर क्या है। चलिए अब नेक्स्ट में क्या लिखा है, सेम पॉसिबल रीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ द यूफिंगटन व्हाइट हॉर्स। अब इसका कीवर्ड क्या है, कहते इट वॉज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलिश गॉडेसेस कॉल्ड डैश, कहते ये रिप्रेजेंटेशन थी कोई वैलिश गॉडेस, दैट मीन्स यहाँ पर हमने क्या बताना है, हमने जो वैलिश गॉडेसेस है उसके नेम को फाइंड करना है कि उसका नेम क्या था। ठीक है, तो हमने इसको आगे वहीं पर कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलिए अब लास्ट हमने जो रीड किया था उससे आगे हमने इसको फर्दर कंटिन्यू करना ताकि हमारा इससे टाइम सेव हो सके। बट इफ यू रियली वांट टू गो थ्रू कि आपको डिफिकल्टी आ रही है तो आप इसको शुरू से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखिए हमने सबसे पहले ये पूना के बारे में पढ़ा था, जो कि वॉरशिप हमने पढ़ा था कि वो प्रोटेक्ट कर रही है हॉर्सेस को, और उसकी एसोसिएशन किसके साथ थी, फर्टिलिटी के साथ, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। बट यहाँ पर हमने ढूंढना है वैलिश गॉडेस, जिसको ये नेम था, हमने ढूंढना कि वैलिश गॉडेस का नेम कहाँ पर है। ठीक है, चलिए तो हमने ढूंढना है वैलिश गॉडेस को। अब शुरू से पढ़ते हैं। हाउ एवर द कल्ट ऑफ इपोना वॉज नॉट इम्पोर्टेड फ्रॉम गोल फ्रांस से until around the 1st century. This date is at least 6 centuries after the Uffington horse was probably carved. मेरे को यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जहां पर वैलिश गॉडेस की बात हो रही, तो मैंने वैलिश गॉडेस ही ढूंढना है। ठीक है, Nevertheless, the horse had great ritual and economic significance during the Bronze and Iron Age. तो कहते हैं उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था ब्रॉन्ज और आयरन एज में। ठीक है, as attested by its depictions on the jewelry and the metal objects. ठीक है, अब देखो जब हमने क्वेश्चन शुरू किया था मैंने आपसे ये चीज बोली थी कि अगर आप कीवर्ड के थ्रू जाओगे तो आप ज्यादा जल्दी अपना टाइम भी सेव कर लोगे और आपको आंसर भी मिलेगा। बट स्टिल मैंने एक बार फिर भी आपके लिए पूरा पढ़ दिया ताकि आपको अगर कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए कि अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, बट उससे मोस्ट प्रॉब्ली आपका मतलब टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूम होगा, तो बेटर है कि आपने वैलिश को ही ढूंढना है। ठीक है, तो इससे हमें ये चीज समझ आती है। इट इज पॉसिबल दैट द कार्विंग रिप्रेजेंटेशन अ गॉडेस इन अ नेटिव माइथोलॉजी सच एज रियानन डिस्क्राइब्ड इन लेटर वैलिश, देखो वैलिश क्या लिखा है, वैलिश माइथोलॉजी, तो यहाँ पर उसने क्या लिख दिया, कहते ये चीज पॉसिबल है कि ये जो कार्विंग है ये रिप्रेजेंट करती है गॉडेसेस को जो कि नेटिव माइथोलॉजी में सच है, जिसका नेम क्या है, रियानन है, जो कि डिस्क्राइब किया गया जिसको वैलिश माइथोलॉजी में। दैट मीन जो रियानन थी वो क्या थे, गॉडेसेस थी। तो देयरफॉर अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा आंसर वहां पर क्या होगा, हाँ जी, आवर आंसर वुड बी, क्या होगा हमारा आंसर, आवर आंसर वुड बी रियानन। ठीक है, चलिए सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हमने रीडिंग में ब्लैंक्स को कैसे अटेम्प्ट करना। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड फॉर फर्दर वीडियोज एंड फॉर मोर डिटेल वीडियोज ऑन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, मेक श्योर टू फॉलो आवर चैनल, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑन दिस चैनल। थैंक यू।